अफ्रीका को जागते हुए देखना कुछ लोगों के लिए सचमुच एक डर जैसा है, लेकिन अफ्रीका सच में जाग रहा है और आगे भी जागता रहेगा। हम किसी भी तरह से इसमें सहभागी नहीं बनेंगे कि दूसरे लोग अफ्रीका को वैसा ही देखें जैसा वे हमेशा सोचते रहे हैं, गुलामों की धरती, एक शापित जमीन। हम उनके साथ नहीं चलेंगे ताकि उनकी सोच हकीकत बन जाए। हम उन्हें बताएंगे कि अफ्रीका उम्मीदों का महाद्वीप है, लड़ने वालों का महाद्वीप है और भविष्य का महाद्वीप है। हाल के वर्षों में बुर्किना फासो अक्सर गलत कारणों से खबरों में दिखाई दिया है। असुरक्षा, प्रतिबंध, राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता यही सुर्खियां रही हैं। बहुत कम लोगों ने इसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जहां लंबे समय की आर्थिक योजना वास्तव में बनाई जा रही है। लेकिन अब यह धारणा वास्तविकता से मेल नहीं खाती। शोरगुल से दूर बुर्किना फासो भारी और समन्वित निर्माण के दौर में प्रवेश कर चुका है, जो देश के चलने, जुड़ने और ऊर्जा पाने के तरीके को बदल रहा है। आने वाले वर्षों तक कई बड़े स्तर की परियोजनाएं सिर्फ प्रस्ताव या घोषणा नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें वित्त मिल चुका होगा, ठेके दिए जा चुके होंगे और जमीन पर काम शुरू हो चुका होगा। सड़कें, रेल मार्ग, डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा प्रणालियां एक साथ बनाई जा रही हैं, अलग अलग नहीं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास विचारों की कमी से नहीं रुकता, बल्कि तब रुकता है जब रुकावटों को नजरअंदाज किया जाता है। जो कुछ सामने आ रहा है वह वादों की सूची नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि बुर्किना फासो इन रुकावटों को एक एक करके कैसे हटा रहा है, एक सुनियोजित क्रम में जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। तो आने वाले समय में बुर्किना फासो कैसा दिखेगा, आइए समझते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे बुर्किना फासो में हो रही घटनाओं को समझते हैं। उन्हें लगता है कि कहानी सिर्फ असुरक्षा, राजनीति, प्रतिबंध और अलगाव की है। ऊपर से देखने पर यह सही भी लगता है, क्योंकि यही सुर्खियां सबसे तेजी से फैलती हैं। लेकिन यह सतही कहानी असली बदलाव को छुपा देती है, जहां वास्तविक फैसले लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब दुनिया भाषणों और बयानों पर ध्यान दे रही थी, तब बुर्किना फासो कुछ और कर रहा था। राज्य की बुनियादी व्यवस्था को दोबारा खड़ा करना, न एक साथ, न बेतरतीब तरीके से, बल्कि एक खास क्रम में जो बताता है कि यह दौर कितना गंभीर है। अधिकतर लोग एक अहम बात मिस कर देते हैं। देश महत्वाकांक्षा की कमी से नहीं गिरते, बल्कि तब गिरते हैं जब आवाजाही महंगी हो जाती है, जानकारी असमान हो जाती है और ऊर्जा अविश्वसनीय बन जाती है। जब ये तीनों टूटते हैं तो बाकी सब भी टूटने लगता है। कीमतें बढ़ती हैं, निवेश कम होता है, शासन कमजोर पड़ता है और निर्भरता बढ़ती है। ऐसा लगता है कि बुर्किना फासो के नेतृत्व ने इन दबाव बिंदुओं को जल्दी पहचान लिया और बहस करने के बजाय उन्हें एक एक करके हटाने का फैसला किया। पिछले समय से लेकर आगे के वर्षों तक यह रणनीति जमीन पर दिखाई देने लगी। निर्माण किसी एक आकर्षक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवहन गलियारों, डिजिटल ढांचे, रेल लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा उत्पादन में एक साथ फैल गया। यह असामान्य है, क्योंकि अधिकांश देश एक बड़ी परियोजना चुनते हैं और बाकी को टाल देते हैं। लेकिन बुर्किना फासो ने उल्टा किया। उसने बुनियादी ढांचे को एक सिस्टम की तरह देखा, न कि सिर्फ सुर्खियों के लिए अलग अलग परियोजनाओं के रूप में। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बुनियादी ढांचा तभी काम करता है जब वह दूसरे ढांचे से जुड़ा हो। तेज सड़क बेकार है अगर व्यवसायों को बिजली न मिले। डिजिटल सेवाएं तब असफल हो जाती हैं जब सामान की आवाजाही मुश्किल हो। रेल व्यवस्था तब कमजोर पड़ती है जब ऊर्जा आपूर्ति स्थिर न हो। जो सामने आ रहा है वह विकास की इच्छा सूची नहीं है, बल्कि संरचनात्मक कमजोरियों को क्रम से हटाने की कोशिश है, ताकि एक क्षेत्र की प्रगति दूसरे क्षेत्र में रुकावट न बने। और यही कहानी दिलचस्प बन जाती है। बुर्किना फासो ने शुरुआत तकनीक से नहीं की, न डिजिटल ऐप्स से, न स्मार्ट सिटी की चमकदार ब्रांडिंग से। उसने शुरुआत कुछ और बुनियादी चीज से की, देश के भीतर आवाजाही से। कनेक्टिविटी, ऊर्जा बदलाव या औद्योगिक विकास की बात करने से पहले उसने यह समस्या सुलझाने की कोशिश की कि देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के बीच लोगों और सामान को ले जाना कितना समय लेता है, कितना खर्च होता है और कितना जोखिम भरा है। यह चुनाव एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। इससे लगता है कि योजना सुर्खियों के लिए नहीं, बल्कि नतीजों के लिए बनाई गई थी। योजनाकार शायद इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि परियोजनाएं बनकर एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगी, न कि वे अलग अलग कैसी दिखेंगी। इसलिए डिजिटल नेटवर्क, रेल पुनर्जीवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से पहले एक सवाल का जवाब जरूरी था। किसी अर्थव्यवस्था को आधुनिक कैसे बनाया जाए अगर देश के भीतर आवाजाही ही धीमी हो? जवाब था, पहले आवाजाही को बेहतर बनाओ। इसी सोच का केंद्र है ओगाडुगु और बोबो दियोलासो के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक नियंत्रित प्रवेश मार्ग है। कागज पर यह एक साधारण सड़क परियोजना लग सकती है, लेकिन इसकी भूमिका उससे कहीं बड़ी है।
असलियत में यही वह रीढ़ है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी हुई है। इस एक्सप्रेसवे से पहले दोनों शहरों के बीच का रास्ता एक संरचनात्मक कमजोरी था। यात्रा का समय कभी निश्चित नहीं रहता था। दुर्घटनाएं अक्सर होती थीं। भारी ट्रकों से सामान्य सड़कों को नुकसान पहुंचता था। बरसात के मौसम में परिवहन लगभग रुक सा जाता था। हर देरी भोजन, ईंधन, निर्माण सामग्री और औद्योगिक वस्तुओं की लागत में छिपा हुआ बोझ जोड़ देती थी। ये खर्च बजट में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन किसान, व्यापारी और आम लोग इन्हें रोज चुकाते थे। यह एक्सप्रेसवे उस पूरे समीकरण को बदल देता है। इसे लगातार बहाव वाले यातायात के लिए बनाया गया है, न कि रुक रुक कर चलने वाली ट्रैफिक के लिए। भारी वाहनों के लिए अलग लेन जाम को कम करती हैं। आधुनिक जल निकासी प्रणाली बारिश के दौरान सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सुरक्षा बैरियर और मजबूत किनारे दुर्घटनाओं की दर घटाते हैं। माल ढुलाई करने वालों के लिए इसका मतलब है निश्चित डिलीवरी समय। व्यवसायों के लिए इसका मतलब है बिना अनुमान लगाए योजना बनाना। किसानों के लिए इसका अर्थ है कि उनकी उपज बाजार तक खराब होने से पहले पहुंच सके। इस सड़क की रणनीतिक महत्ता केवल गति में नहीं, बल्कि संकुचन में है। यह देश को आर्थिक रूप से छोटा कर देती है। जब दो बड़े शहर भरोसेमंद तरीके से जुड़ जाते हैं, तो वे अलग अलग बाजार नहीं रहते, बल्कि एक संयुक्त प्रणाली की तरह काम करने लगते हैं। श्रम अधिक स्वतंत्र रूप से चलता है। वस्तुएं तेजी से घूमती हैं। कीमतें स्थिर होती हैं। निवेश शहरों तक सीमित न रहकर पूरे मार्ग में फैलने लगता है। पहले ही इस एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीन की कीमतें बदल रही हैं। लॉजिस्टिक केंद्र, गोदाम, प्रोसेसिंग इकाइयां और सेवा हब उभर रहे हैं क्योंकि जोखिम कम हुआ है। निवेशकों को केवल प्रोत्साहन नहीं, बल्कि निश्चितता चाहिए होती है। यह सड़क वही निश्चितता देती है। और क्योंकि बुर्किना फासो एक भू आबद्ध देश है, इसलिए आंतरिक दक्षता समुद्री पहुंच से भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। देश के भीतर बचाया गया हर डॉलर सीमा पर प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। यह एक्सप्रेसवे केवल सामान को तेज नहीं चलाता, बल्कि भूगोल की सजा को कम करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। सड़कें समस्या का केवल आधा समाधान करती हैं। वे भौतिक वस्तुओं को चलाती हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था को जानकारी, भुगतान, सेवाएं और निर्णय भी तुरंत पहुंचाने होते हैं। अगर यह परत मौजूद न हो, तो तेज सड़कें सिर्फ पुरानी समस्याओं को तेजी से ले जाती हैं। इसी से अगला सवाल उठता है, जब आवाजाही बेहतर हो गई, तब बुर्किना फासो ने क्या किया ताकि लोग और बाजार अदृश्य न रहें? 2026 से पहले बुर्किना फासो के सैकड़ों समुदाय ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जिन्हें नीति निर्माता श्वेत क्षेत्र कहते थे। वहां मोबाइल सिग्नल नहीं था, ब्रॉडबैंड नहीं था और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। ये सिर्फ कनेक्टिविटी की कमी नहीं थी, बल्कि आर्थिक अंधे क्षेत्र थे। न मोबाइल भुगतान, न ऑनलाइन शिक्षा, न डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और न ही सरकारी सेवाओं तक बिना यात्रा पहुंचने का तरीका। यह समस्या बाकी सुधारों को भी कमजोर कर रही थी। किसान नई सड़कों से बाजार तक तेज पहुंच सकते थे, लेकिन कीमतों की जानकारी नहीं मिलती थी। छोटे व्यवसाय सामान भेज सकते थे, लेकिन डिजिटल भुगतान नहीं ले सकते थे। नागरिक शहरों तक पहुंचते थे, मगर कागजी कार्यवाही में फंस जाते थे क्योंकि सेवाएं ऑनलाइन नहीं थीं। बुनियादी ढांचा बेहतर हो रहा था, लेकिन भागीदारी असमान थी। शून्य श्वेत क्षेत्र पहल का उद्देश्य इस बाधा को पूरी तरह खत्म करना था। लक्ष्य आंशिक कवरेज नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का समावेशन था। 2026 तक इस कार्यक्रम का लक्ष्य 750 से अधिक ऐसे समुदायों को जोड़ना था जो पहले कभी जुड़े नहीं थे। ग्रामीण और कम आबादी वाले क्षेत्रों में दूरसंचार टावर लगाए गए, जहां निजी कंपनियां पहले जाने से बचती थीं। साथ ही फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को शहरों से बाहर तक बढ़ाया गया, ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी कमजोर प्रणाली पर निर्भर न रहे। लेकिन केवल कनेक्टिविटी पर्याप्त नहीं होती अगर सब कुछ बाहरी प्रणालियों पर निर्भर रहे। इसलिए बुर्किना फासो ने छोटे डाटा केंद्रों में निवेश किया, ताकि ट्रैफिक स्थानीय स्तर पर प्रबंधित हो, गति बढ़े और व्यवस्था मजबूत बने। सरकारी सेवाओं को भी डिजिटलीकृत किया गया, ताकि लोग सच में नेटवर्क का उपयोग कर सकें। दस्तावेज जमा करना, रिकॉर्ड देखना और जानकारी साझा करना आसान हो सके। इस परियोजना को $109 मिलियन से अधिक का समर्थन मिला, जो यह दिखाता है कि यह कोई प्रयोग नहीं, बल्कि संरचनात्मक बदलाव था। जैसे ही समुदाय ऑनलाइन आए, आर्थिक व्यवहार तेजी से बदला। किसानों को वास्तविक समय की कीमतें मिलने लगीं। मोबाइल भुगतान ने नकदी की रुकावट कम की। विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री मिली। स्वास्थ्यकर्मी तेजी से संवाद करने लगे। स्थानीय प्रशासन अधिक प्रभावी हुए, क्योंकि वे अपने क्षेत्रों को डिजिटल रूप से देख और प्रबंधित कर सके। राज्य को भी एक बड़ी चीज मिली, दृश्यता। जब सरकार अपने पूरे नागरिकों से डिजिटल रूप से संवाद कर सकती है, तो कानून लागू करना बेहतर होता है, सेवा वितरण सुधरता है और योजना अनुमान के बजाय डेटा पर आधारित बनती है।
हालांकि एक बाधा अभी भी बची थी। सड़कें और डाटा नेटवर्क सामान और जानकारी तो ले जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर लागत की समस्या हल नहीं करते। भारी वस्तुएं और औद्योगिक सामग्री अभी भी महंगी पड़ती थीं। यही वह सवाल था जिसे बुर्किना फासो को हल करना था। अगर औद्योगिक विकास को गंभीरता से लेना है, जब ट्रक पर्याप्त नहीं रह जाए, तब राष्ट्रीय परिवहन लागत कैसे घटाई जाए। आइए एक क्षण रुककर स्टोरी विद तंजारुल समुदाय का धन्यवाद करें, जहां आवाज़ों ज़ाका सास हुई सी तार सी ता ग्यार ताइरा